So welcome everyone, welcome to SR College of Competitions. So today I have a very special guest with me, so who has really outperformed in the JKS 2022 and who is none other than your Rafaqat Aziz, who has really performed well in this JKS examination. And today I would definitely go on through the different aspects of Rafaqat, how he has performed and how he got into this training module of JKS 2022. So let's begin. So hello Rafaqat, welcome to SR College of Competitions. I really congratulate you for your grand success. So please. थैंक यू सो मच सर. सर ये जो मेरी जर्नी है बेसिकली स्टार्ट हुई थी पुंछ से. मेरा ताल्लुक पुंछ से है, सुरनकोट सांगला मेरा गांव है. तो मेरी जो बेसिक एजुकेशन है वो पुंछ से हुई है सर. क्लास 10th तक मैंने महाराजा हरी सिंह दयानंद एंग्लो वैदिक पब्लिक स्कूल पुंछ से पढ़ा है. 11th और 12th मैंने गवर्नमेंट बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल पुंछ से की है. और उसके बाद जो मेरी ग्रेजुएशन है सर वो हुई है कृष्ण चंद्र मेमोरियल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुंछ. उसके बाद सर फाइनली मैंने 2018 में सोचा था कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है. इसके पीछे भी काफ़ी सारे फैक्टर्स थे कि मैं इस फील्ड में आया. और फाइनली सर फिर काफ़ी सारा जो मेरा फर्स्ट मैंने अटैम्प्ट दिया था 2021 में, वहाँ मैं अपीयर्ड हुआ था इंटरव्यू के लिए. एंड दिस ईयर सर फाइनली आई अचीव द सक्सेस. Really, I have mentored you for last 6 months. I know you very personally. So it has been a very recurring process of preparing into the module and again going to the different subjects structure of JKS and even JKPSC has even streamlined all its syllabus with UPSC. तो उस पैटर्न में आप अपने आप को कैसे ढाल रहे थे और कैसे आपको पता था that you are from a different background and you have to prepare yourself for an administrative background. So how you channelized yourself from last 2.5 years for this preparation? सर इसके पीछे काफ़ी सारे फैक्टर हैं. बेसिकली जब मैंने इस फील्ड में आना जो चूज़ किया था उसके पीछे मेरी मदर जो थे वो थे मोटिवेशन एंड गार्डियन. उन्हीं ने ये फील्ड चुनी थी. बेसिकली वो चाहते थे जो मेरे ब्रदर सिस्टर थे इनमें से एक कोई सिविल सर्वेंट होना चाहिए. तो सर उन्होंने मुझे गाइड किया. तो इनिशियली तो मैंने सेल्फ स्टडी के ऊपर फोकस किया एंड देन मैं आया सर SR कॉलेज में जहाँ पे मैंने गाइडेंस ली. तो मुझे आज भी याद है सर सबसे पहली क्लास जो हुई थी वो पॉलिटी की हुई थी और मैं मिला था परवीन सर से. और उनकी एक स्ट्रैटेजी है जो तकरीबन उनके सभी स्टूडेंट्स जानते ही हैं. फर्स्ट डे ही वो बताते हैं कि आपने किस तरीके से पहले पढ़ के आना है. और उसके बाद सर की एक बहुत अच्छी बात है कि सर सबसे पहले वो पूछते थे आप क्या पढ़ के आए हो. तो मुझे आज भी याद है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हम पढ़ रहे थे. 20 मिनट तक सर ने मेरी लगातार बात सुनी थी कि मैं क्या पढ़ के आया हूँ. और उसके बाद सर फर्दर एड ऑन करते थे और फिर बताते थे कैसे आपने मल्टीपल टाइम रिविजन्स करनी है. और सर ये स्ट्रैटेजी फर्स्ट डे मुझे मिली थी और ये मैंने हर एक सब्जेक्ट में रेप्लिकेट की. तो मैं थैंक्स करना चाहता हूँ सबसे पहले तो परवीन सर को, ये उनका क्रेडिट है. और उसके बाद सर मैंने अलग अलग यहाँ पे सब्जेक्ट्स पढ़े. ऑप्शनल मैंने सर से ही पढ़ा है, अर्पित सर से. बहुत तंग भी किया है मैंने सर को. और सबसे अच्छी बात सर की ये थी कि अगर मैं 9 बजे 10 बजे रात को भी फ़ोन करता था तो सर कहीं पे भी हूँ तो डेफिनेटली वो मेरे डाउट को क्लियर करते थे. और कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि 20-25 मिनट तक डिस्कशन चलती रहती थी सिर्फ मेरे डाउट को लेके. तो सर ने हमेशा मुझे एक तरीके से पूछ दिया. उसने मुझे मोटिवेट किया कि हाँ कोई है जो कि अगर इतने ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहा है मेरे एफर्ट्स के साथ तो डेफिनेटली उससे भी कहीं ना कहीं इस फील्ड में मुझे कुछ करना है. उससे मैं और ज़्यादा मोटिवेट होता था और कहीं ना कहीं वो जो डाउन आता था लाइफ में तो उसको मैं अच्छे से टैकल कर पाता था. बाकी इसके अलावा सर बाकी टीचर्स भी जो है मैं डेफिनेटली उनको भी क्रेडिट दूंगा. हर किसी की कंट्रीब्यूशन थी मेरे हर एक सब्जेक्ट को लेके. और सर मैं स्टार्टिंग से ही मानता हूँ क्योंकि इनिशियली भी मैंने ये मिस्टेक की थी मेंटोरशिप को लेके. तो वो मेंटोरशिप जो मुझे इस इंस्टीट्यूशन ने प्रोवाइड की वो एक की फैक्टर बना मेरी सक्सेस के लिए. राइट. What I have noticed in last 6 months is that you were very passionate about asking lot of queries and lot of questions and even बहुत ज़्यादा ऐसे बहुत ही रेयर स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने आप को सिंक्रोनाइज रख पाते हैं और अपने आप को स्ट्रीमलाइन रख पाते हैं. तो एक होता है कि एज ए एस्पिरेंट एक डेली चैलेंज होता है उन ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करना और यू हैव टू लिव अप विद योर टारगेट. तो क्या आपके कुछ ऐसे डेली टारगेट्स थे जिन्हें आप मैचअप करते थे और उनके रेस्पेक्ट में आपको एक मोटिवेशन मिलती थी नेक्स्ट मॉड्यूल को? बिकॉज what I have personally noticed with respect to Rafaqat is
कि ही वॉज वेरी कॉन्स्टेंट इन हिज परफॉर्मेंस। तो वो कॉन्स्टेंट परफॉर्मेंस की जो ज़ील थी उससे मुझे ज़्यादा मोटिवेशन मिलती थी। मैं कहा मेरे क्लास में एक ऐसा रिफॉर्मिंग स्टूडेंट है जो कि सिचुएशंस को बदल सकता है एंड ही कैन बी वन ऑफ द टॉप क्रैकर्स ऑफ देयर एग्जामिनेशन। सो हाउ यू सेट एंड हाउ यू आर सेटिंग ऑन योर टारगेट्स जिसके रेस्पेक्ट में आपने आगे अपने आप को पुश किया और डेली चैनलाइजेशन जो किए हैं आप? सर मेरा फोकस हमेशा से ये रहता है कि कम पढ़ा जाए, मगर जो चीज़ आप पढ़ो वो आपके माइंड में बहुत अच्छे से बैठ गई हो, वो दूसरे से बहुत ही बेहतर हो। इसके लिए सर मैं कई सारी ट्रिक्स लगाता था। पहली ट्रिक्स तो सर होती थी रिवीजन। फॉर एग्जांपल जो क्लास में टॉपिक डिस्कस होने वाला है पहले मैं एक बार रीड करके आता था। तो जब मैं क्लास में बैठा होता था, एक तो मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट होता था, मुझे चीज़ें पता होती थी, और जो चीज़ें मुझसे छूट गई हैं तो टीचर्स मुझे दे देते थे, तो मैं उसको ऐड ऑन कर लेता था अपने नोट्स में। तो उसके बाद सर मैं वहीं पर मेरा ये होता था, क्लास खत्म होने के बाद वहीं पर उसे एक बार रिवाइज़ करना, फिर मैं घर पे जाके रिवाइज़ करता था और मल्टीपल रिविजन्स देता था। दूसरी बात सर ये होती थी कि मुझे पता था ये जर्नी काफ़ी लंबी है, तो सर मैंने ऐसा नहीं था कि 12-12, 15-15 घंटे दिए हो इसको। हाँ, बाकी कुछ स्टूडेंट्स देते हैं डेफिनेटली, बट मेरा फोकस रहता था 6 से 8 घंटे, जिसमें से 4 घंटे मेरे लाइब्रेरी में होते ही थे। बाकी यूजली मैं 2 घंटे देता था क्लास के लिए, पर कई बार ये एक्सटेंड भी हो जाते थे अगर मुझे उसे रिवाइज़ करना हो। तो इस तरीके से सर मैंने अपने आप को चैनलाइज़ किया था कि कम पढ़ना है, क्योंकि मैं वेरी मच क्लियर था स्टार्टिंग से ही कि मुझे अभी सिविल सर्विसेज करनी है। तो कुछ साल मैंने एलोकेट किए हुए थे, जैसे अभी भी मैंने ये कहा था कि 1-2 साल अगर नहीं भी होता है तो मैं 1-2 साल और दूंगा ताकि मैं सिविल सर्विसेज में कुछ कर लूँ। तो सर इस सब चीज़ों को फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए, और डेफिनेटली सर एक पर्सनल पुश मेरी मदर और मेरे फादर थे, पर्टिकुलरली माई मदर, एंड उसके बाद टीचर्स, और सर जो टीचर्स एफर्ट्स लगा रहे थे, तो उससे भी सर एक मुझे पता चला था कि डे बाई डे मैं ग्रो करता जा रहा हूँ। तो मुझे लग रहा था कि कुछ ना कुछ इस फील्ड में किया जा सकता है। तो सर वो सारे फैक्टर्स जो थे रिस्पॉन्सिबल। एक बहुत ही की पॉइंट रफाकत के इस डिस्कशन से लेना चाहिए हमें कि वी हैव टू टेक सब्जेक्ट्स नॉट एज कि हमें उस पर रिसर्च करनी है, वी हैव टू टेक दो सब्जेक्ट्स एज कि हमें उतना पढ़ना है जितना एग्जामिनेशन के लिए रिक्वायर्ड है। वी डू नॉट हैव टू बिकम अ रिसर्च डेवलपर इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। सो मैंने बहुत सारे एस्पिरेंट्स देखे हैं जो एक सब्जेक्ट के मल्टीपल बुक्स रेफर करते हैं और उन मल्टीपल बुक्स से उनकी नॉलेज पोल्यूशन होता है। फॉर अवॉइडिंग दैट, वेरी इंपॉर्टेंट की टेक अवे फ्रॉम द रफाकत एनालिसिस इज कि आप एक सब्जेक्ट पर हो तो एक सब्जेक्ट पर एक पर्टिकुलर बुक या एक पर्टिकुलर सोर्स से रेफर करें, मल्टीपल सोर्सेज पर ना जाएं। एम आई करेक्ट रफाकत? यस सर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ गोइंग फॉरवर्ड विद अ वेरी illicit discussion, रफाकत, how, because you know JKPSC में आज की डेट में anthropology is becoming a trend, है ना, and many of the aspirants are going for anthropology because keeping in mind कि इससे ज़्यादा स्कोर आता है, इससे ज़्यादा नंबर आते हैं। So how you have changed that particular perspective and you have really performed well in your optional sociology. So कैसे हमें एक अंडररेटेड ऑप्शन को ओवररेटेड ऑप्शन की तरफ लेके जाना चाहिए? हाउ यू टेक इट एज अ चैलेंज और कैसे आपने किया मेरे साथ रहकर 6 महीने? सर सोशियोलॉजी की जहाँ तक बात है तो सबसे पहला तो सर मैं कहता हूँ कि जब ये ऑप्शनल चूज़ किया जाए तो आपको इंटरेस्ट होना चाहिए उस सब्जेक्ट में। सर जब मैंने ऑप्शनल चूज़ किया था तो उस टाइम पे मैंने मेंस के सभी सब्जेक्ट के सिलेबस रीड किए थे, जिसमें सोशियोलॉजी में कई फैक्टर थे मैंने रखा था। एक तो सर ये था कि वो छोटा था, दूसरा फैक्टर सर ये था कि उसमें जो चीज़ें लिखी हुई थी उन्होंने मुझे काफ़ी अट्रैक्ट किया था। तो मुझे लग रहा था कि ये चीज़ें पढ़ के मैं समाज के बारे में और बेहतर तरीके से जान सकता हूँ। और सर ये सब चीज़ें, और इवन मेरे आसपास ऐसा एनवायरनमेंट मौजूद था सर, जैसे लाइब्रेरी में मेरे पास काफ़ी सारे सीनियर्स थे तो एक गाइडेंस भी थी। और कहीं ना कहीं सर जब मैं कोचिंग के लिए आया तो मुझे एक अच्छी कोचिंग में मिल गई, सर के आवाज़ में पढ़ा था। तो सर ये सारे फैक्टर्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और सर मैंने कोई सोशियोलॉजी के लिए अगर मैं बात करूँ तो एक सिंपल मैं इसको मानता हूँ ऑप्शनल, क्योंकि मैंने 3 चीज़ें रखी सोशियोलॉजी में और उसी ने मेरी सक्सेस को इंश्योर किया। और वो चीज़ मैंने पहले टेस्ट सीरीज़ में देखी थी सर, मैंने टेस्ट सीरीज़ लिखी थी जिससे पता चल गया था कि ये मेरी स्ट्रैटेजी ठीक है। जिसमें सबसे पहली चीज़ सर मैंने उठाई थी PYQs। PYQs का फ़ायदा ये हो जाता है कि सर ये बहुत अच्छी बात है सोशियोलॉजी के ऑप्शनल में कि अगर आपने PYQs 15 साल के कर लिए हैं UPSC के, तो आप सीधा 70% पेपर जो आने वाला है वो आपको आ गया है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, हर साल होते हैं 60 से 70%। तो ये इस ऑप्शनल की खूबसूरती है
कि आपके पास ऑलरेडी जो है वो 60 to 70% क्वेश्चंस वही आएंगे जो पहले आ चुके हैं, तो आपका आधा काम यहीं पे ख़त्म हो जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ सर, क्लास नोट्स। सर जैसे आपने नोट्स जो दिए थे, मैं बताना चाहूँगा कि वो काफ़ी कंपाइल्ड थे। मैंने 1 मंथ में ही उनको रिवाइज़ कर लिया था मल्टीपल टाइम। वो थर्ड इंपॉर्टेंट एक ही बुक है सर, नितिन सांगवान। मेरे हिसाब से आप इतना कर लो और उसके बाद अगर टेस्ट सीरीज़ में आपके 130 प्लस आते हैं तो डैट इज़ सफिशिएंट सर। और इसलिए मुझे ये ऑप्शन ईजी लगा और इससे मेरे मार्क्स आ भी रहे थे, तो इसलिए मैं इस सब्जेक्ट को चूज़ करता हूँ। जहाँ तक सर बाकी ऑप्शंस की बात है तो ये इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, आपकी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड करता है, गाइडेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो हर आदमी उस फैक्टर्स को लेके चलता है। मगर सोशियोलॉजी में अगर आपको 3 चीज़ें पढ़कर अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं तो मैं मानूंगा कि आप 2 महीने में अच्छे से इसे तैयार कर अच्छे मार्क्स सिक्योर करके तो अपनी सक्सेस को इंश्योर कर सकते हो। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बोली रफ़ाकत ने कि आप अगर कोई ऑप्शनल चूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहला स्टेप होता है आपका कि आपको सिलेबस को स्कैन करना है। यू शुड नो व्हाट यू आर गोइंग टुवर्ड्स द पर्टिकुलर सब्जेक्ट। आपको फ्यूचर में उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के सिलेबस पे कैसे काम करना है। दिस इज़ वन ऑफ द फर्स्ट R&D यू शुड डू ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तब जाके आपके मल्टीपल डाउट्स इराडिकेट होते हैं, जैसे रफ़ाकत के हुए। और रफ़ाकत ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है कि आपके पास में एक कंपाइल्ड कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स हो, एक स्टैंडर्ड बुक हो, तो आप किसी भी ऑप्शनल को अंडररेटेड नहीं ओवररेटेड बना सकते हो, है ना। And that is how you can score. So you always have to focus on Markologist technique, not to become a researcher. It's a very great point, Rafaqat. I really appreciated this particular aspect of yours. So now, what next? अब आप एक बेहतरीन केस के फील्ड में आ चुके हैं and आपको इतना बड़ा बैकअप मिल चुका है. So what are your future goals and visions for your particular? सर राइट नाउ तो मैं अभी 1-1.5 महीने का थोड़ा ब्रेक लूँगा। अभी चीज़ें काफ़ी सारी हैं, अकेडमी वगैरह में भी ज्वाइन करना है। बट डेफिनेटली सर मैंने UPSC का मेंस लिखा हुआ है एक बार, तो सर मेरा फोकस रहेगा कि मैं UPSC का एग्ज़ाम इन फ्यूचर दूँ। और डेफिनेटली हर आदमी चाहता है कि अनलिमिटेड वांट्स है हमारी, सो ज़्यादा बेहतर किया जाए। तो मैं कोशिश करूँगा सर कि मैं अब फ्यूचर में UPSC की तरफ रुजू करूँ। वेरी गुड। और एक because I wanted to make it as a very informal conversation with Rafaqat. So what will be the message to our future aspirants? क्या आप एक मैसेज देना चाहते हैं जिससे उनको एक आपसे एक प्रॉपर गाइडेंस मिले और उसमें फिर आगे जाकर मेरे जो फर्दर एस्पिरेंट्स आए वो बोलें कि मैंने रफ़ाकत साहब का एडवाइस ली थी तो उनसे मैंने एक आगे अपने एक अचीवमेंट गेन किया है। तो आप एक फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए क्या एडवाइस देना चाहते हैं, क्या स्ट्रैटेजी देना चाहते हैं? सर सबसे पहली चीज़ तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप इस फील्ड में आते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होना चाहिए इंटरेस्ट। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप इसे कैरियर प्रोस्पेक्ट की तरह देख रहे हैं तो आपको एक चीज़ मान के चलना है कि लंबे समय तक आपको इस फील्ड में रहना है। तो वो जो एक कंसिस्टेंसी होती है, हार्डवर्क होता है, और वो भी ये नहीं है कि आप 12 घंटे एक दिन पढ़ें, वैसा नहीं होना चाहिए। 6 घंटे पढ़ो, 8 घंटे पढ़ो, बट डेली पढ़ो। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ सर यहाँ पे ये है कि एट द एंड ऑफ द डे इनर सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए आपको। डेफिनेटली जब ये सब चीज़ें आप कहीं ना कहीं कंसिडर करेंगे तो आप यहाँ पे सक्सेस को अचीव करेंगे। मगर आपको ये चीज़ देखना है कि आपकी गाइडेंस भी होनी चाहिए, आपके पास रिसोर्सेज भी होने चाहिए, इसके अलावा जो फैक्टर्स हैं वो भी आपके अकॉर्डिंग होने चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि सिचुएशंस हर आदमी की वेरी करती हैं, किसी की फाइनेंशियल होती है, किसी की पर्सनल इश्यूज़ होते हैं, किसी कोई गाइडेंस अचीव नहीं कर पाता है। जैसे मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, रिमोट एरिया से कई वहाँ लोग बिलोंग करते हैं। तो आप अलग अलग कैरियर प्रॉस्पेक्ट को पहले एनालाइज करें, उसके बाद अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो फिर आप तैयार रहें। एक लंबे समय तक आपको यहाँ पे तैयारी करनी पड़ेगी क्योंकि इसकी एक साइकिल होती है, एक बार नहीं तो नेक्स्ट बार आपको कंसिस्टेंसी के साथ वहाँ पे रहना है। तो डेफिनेटली अगर आप इस अप्रोच के साथ आएंगे, और मोर ओवर क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सब्जेक्ट है सर, इतना सारा कुछ पढ़ना है, और एक तो पहले मज़ा बहुत आता है और आपने मज़ा भी लेना है और मज़ा ही लेना है। आपने ये मज़े की तरह लेना है कि यार ये कोई नई चीज़ मैं सीख रहा हूँ। सर यहाँ पे मैं कोट करना चाहूँगा, मुझे याद है कि जब मैं सिविल सर्विसेज में आया था इनिशियली, तो एक मेरे सर थे, उन्होंने यहाँ कहा था कि ये एक इत्र की दुकान की तरह है। अगर आप यहाँ पे आओगे आप कुछ खरीदोगे नहीं, तब भी जब आप यहाँ से बाहर निकलोगे तो खुशबू आपके साथ रहेगी। तो आप अगर यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं भी होते हैं
कि आप में इतनी नॉलेज, इतनी रैशनैलिटी आ जाएगी कि आप जिस भी फील्ड में जाएंगे एट द एंड ऑफ द डे आप वहाँ पे एक्सेल करेंगे। तो आप पॉजिटिव लें हर एक चीज़ को, सक्सेस को, फेलियर को। बट अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो आपको कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क और लंबे समय तक यहाँ पे टिकना पड़ेगा, ड्यूरेबल होने चाहिए आप बिल्कुल। तो इंशाल्लाह आपको सक्सेस मिलेगी। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे रफ़ाकत की बहुत अच्छी लगती है, दैट ही इज़ वेरी मच कमिटेड एंड सिंसियर with his efforts daily wise on a daily basis. And even हमने मॉक इंटरव्यू लिया, हम पैनल में बैठे हुए थे जब आप मॉक इंटरव्यू में आए थे। इससे लास्ट ईयर वाले अटेम्प्ट में भी ही वॉज हैविंग वेरी गुड मार्क्स इन योर PI पर्सनल इंटरव्यू फॉर JKPSC। एंड कैसे एक इंटरव्यू या PI के मार्क्स एक टोटल मेरिट को एक चेंज करते हैं, उस पर मैं आपकी कुछ राय जानना चाहता हूँ, एडवाइस जानना चाहता हूँ। सर सीधा इम्पैक्ट करते हैं रैंक को। तो जहाँ तक सर इंटरव्यू की बात है, तो पहली बात अगर आप मेंस क्वालिफाई कर चुके हैं तो एक नॉलेज बैकअप आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ये तो प्रूव हो चुका है। आपको वहाँ पे बस दो चीज़ें ऐड करनी होती हैं, एक कॉन्फिडेंस और एक पेश करने का तरीका। और आप प्लीज़ कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्टिकुलरली आपके अगर कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब ये है कि आप किसी भी लैंग्वेज में, चाहे आप कश्मीरी में, डोगरी में, हिंदी में, उर्दू में, गोजरी में, किसी भी लैंग्वेज में बोलें, कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात रखें। और नॉलेज तो आपके पास है, इसीलिए आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो वो आपकी सक्सेस को इंश्योर करेगा। और आपके मार्क्स को अभी भी हम सर देखें, एक मार्क्स पे जो है वो रैंक चेंज हो रहे हैं। तो वो जो शायद वो 1 या 2 मार्क्स आपको बेटर सर्विसेज दिला सकते हैं, बेटर रैंक दिला सकते हैं। तो इसलिए आप उस पर भी काफ़ी फोकस करिए। 2 चीज़ें आपने ऐड करनी है, नॉलेज तो है, कॉन्फिडेंस लें, कम्युनिकेशन स्किल्स, आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं उन दोनों को कंबाइन करें, तो इससे आपकी सक्सेस अच्छी होगी और इससे आपका रैंक बेटर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर UPSC और JKPSC, आपके उन 17-16 सब्जेक्ट से आपकी एक सब्जेक्टिव नॉलेज अपग्रेड होती है, आप एक रीडिफाइंड पर्सन बनते हो। और उस सब्जेक्टिव नॉलेज से मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं पर भी कोई अपॉर्चुनिटी आपसे मिस होगी। सक्सेस एंड फेलियर आर पार्ट ऑफ योर लाइफ। सो आई बिलीव कि उन नॉलेज से आपको गेन करना चाहिए और उससे आगे बढ़ना चाहिए। So I really had a very good conversation with Rafaqat today. So thank you for coming to SR College, for giving your very important time with us. And I wish you all the best again. And I wish you a very great success in your life. Thank you so much. Thank you so much, sir.